नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की अगर यही पॉलिसी चलती रही अगले 3 साल, हो सकता है भारत और चाइना भी काफी क्लोज आ जाएं। हमारा जो बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसने सोचा था कनाडा, जो कि अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट और स्ट्रांगेस्ट अलाई है, वो भी चाइना के साथ चला जाएगा। ट्रंप का जो प्लान था उसके विपरीत जाकर कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने चाइना के साथ एक बड़ी ट्रेड डील की है और जो टैरिफ लगा हुआ था चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, उसको हटा दिया। आप देख सकते हो खबर, कनाडा टर्न्स टू चाइना एज ट्रम्प्स टैरिफ्स एंड थ्रेट्स ब्रिंग्स फोर्स टुगेदर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कनाडा एंड चाइना। यहां पर ट्रम्प जो टैरिफ पॉलिसी खेल रहे हैं, इससे दुनिया का कोई भी देश खुश नहीं है। तो इसका असर भारत के ऊपर क्या होगा, भारत की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके तहत। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे 2027 का हमारा जो बैच है, इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट इसमें हम आपको 18 बुक्स का पूरा सेट जो है वो आपके घर पर भेजते हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, मार्क कार्ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सब जानते हैं, मार्च 2025 से, क्योंकि इसके पहले तो ट्रूडो थे और ट्रूडो के साथ रिलेशंस आप सब जानते ही हो भारत का कैसा चल रहा था। लेकिन उसके जाने के बाद यहां पर मार्क कार्ने ने काफी बड़ा शिफ्ट लाया है कनाडा के पॉलिटिक्स में। और इंपॉर्टेंट यह है कि अभी जो है वो चाइना के दौरे पर गए हुए थे और वो पहले कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं 2017 के बाद जहां पर चाइना का विजिट हुआ है। मतलब 8 साल के बाद, क्योंकि पिछले 8 साल में डिप्लोमेटिक काफी टेंशन चल रहा था चाइना और कनाडा के बीच में। तो आपको समझना होगा कि ये जो विजिट है वो कोई आइसोलेशन में नहीं है। अभी करंट जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको समझना होगा। सबसे पहला है यूएस चाइना का टेंशन लगातार बढ़ रहा है। यहां पर जो यूएस की ट्रेड पॉलिसी है, स्पेशली ट्रम्प के अंडर में, वो काफी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। ट्रम्प का जो मन आता है वो कर देते हैं, किसी के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं। तो अब आप भरोसा नहीं कर सकते ट्रम्प के ऊपर। और कनाडा की जो नीड है इस समय वो है डाइवर्सी, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की, कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाने की। अदरवाइज कनाडा की जो इकोनॉमी है वो कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है और इसी की वजह से उनको ज़रूरत है कि कुछ ऐसे पार्टनरशिप किया जाए ताकि उनके इकोनॉमी को बल मिल सके। और ये जो विजिट है वो इतना मायने क्यों रखता है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो कनाडा अपना जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका 75% अकेले अमेरिका के अंदर में करता है। सोचिए, मतलब कनाडा ऑलमोस्ट पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। और ट्रेड डिसरप्शन जो हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर टैरिफ वगैरह लगाया है ट्रंप ने, उसके बाद से कनाडा को समझ में आ गया है कि वो अब एक सिंगल पार्टनर के ऊपर ओवर रिलायंस नहीं रख सकता, मतलब उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकता। एंड चाइना अगर आप देखोगे, इट रिमेन्स वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एक काफ़ी बड़ा मार्केट है एग्रीकल्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हर एक देश कहीं ना कहीं जुड़ना चाहेगा चाइना के साथ। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी होगी। जो मार्क कार्ने है ना, जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो थोड़े से डिफरेंट है। मतलब वो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनसे डिफरेंट इस मामले में है क्योंकि वो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर हैं। तो दुनिया भर में वो टेक्नोक्रेटिक लीडर की तरह जाने जाते हैं। मतलब उनको इकोनॉमी समझ में आती है, उनको पता है कि कनाडा की इकोनॉमी के लिए क्या बेटर है, वो उसकी तरफ जाना चाहते हैं रादर देन आइडियोलॉजी कि पास्ट में कनाडा की आइडियोलॉजी क्या रही है, क्या करना है। नहीं, कनाडा की इकोनॉमी के लिए क्या बेटर है, वो उसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो चाइना में जो ये डील हुआ है कनाडा और चाइना के बीच में, उसके बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर रिमार्क पास किया, एक स्टेटमेंट दिया जिसको लेकर काफी ज्यादा खलबली मच रखी है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। उन्होंने कहा कि ये जो कनाडा चाइना का कॉपरेशन स्टार्ट हुआ है, इट इज बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और देखो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, ये अमेरिकन्स को पसंद नहीं आता क्योंकि उनके लिए वही वर्ल्ड ऑर्डर सही है जहां पर यूएस डोमिनेट कर रहा है। तो ये जो फ्रेज है ना, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस को दिखा रहा है ग्लोबल पावर में। ये बस अब थियरी नहीं रही है, ये एक्चुअल में दिखा रहा है कि जो यूएस सेंट्रिक यूनिपोलर वर्ल्ड अभी तक चल रहा था वो काफी हद तक डिक्लाइन हो रहा है और यहां पर मल्टीलैटरल, मल्टीपोलैरिटी जो है उसकी तरफ दुनिया जा रही है, जहां पर चाइना एक अपने आप में एक पावर है, यूएस तो पावर है ही है, कई सारे रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं, कुछ मिडिल पावर्स हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रीज हैं अब वो इशू बेस्ड पार्टनरशिप की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं रादर देन रिजिड अलायंस। मतलब कि अगर यूएस ने कहा कि भाई तुम हमारे साथ रहो, हम जो कहेंगे वही करो,
ये इसके साथ पार्टनरशिप करो और उस देश के साथ पार्टनरशिप मत करो। तो ये जो अभी तक रिजिड अलायंसेस चल रहा था ना, उसका पतन हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर हर एक देश इशू बेस्ड जो पार्टनरशिप है वो रखना चाहता है। और ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया गया ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये इतना कंट्रोवर्शियल इसलिए हुआ क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये काफ़ी लोडेड फ्रेज है। इनफैक्ट कनाडा के अंदर भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है मार्क कार्ने को और कहा है कि मार्क कार्ने कनाडा को काफ़ी ज़्यादा चाइना की तरफ ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर जो वेस्टर्न स्ट्रैटेजिक यूनिटी है वो कमज़ोर हो रही है। लेकिन जो सपोर्टर्स हैं मार्क कार्ने के, उनका आर्गुमेंट ये है कि देखिए, हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अगर ट्रंप यहाँ पर चीज़ों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो हम क्यों यहाँ पर यूनिटी का एकदम झंडा लेकर आगे चलें? हमें भी तो अपने देश को बचाना है। तो ये चीज़ अब आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझना होगा कि कनाडा चाइना का जो रिलेशन है उसमें ये रीसेट की आवश्यकता क्यों थी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 2018 में एक काफ़ी बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस आया था क्योंकि कनाडा ने चाइनीज टेक एग्जीक्यूटिव को अरेस्ट कर लिया था जो शियोमी वगैरह से रिलेटेड हैं। और इसी को देखते हुए चाइना ने भी रिस्पॉन्ड किया। चाइना ने भी जो कुछ कैनेडियन सिटीजन हैं उसको अरेस्ट कर लिया, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कैनेडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएशन देखने को मिला। कनाडा फिर क्या किया, वो ज्वाइन कर दिया वेस्टर्न एफर्ट को क्योंकि यूएस चाहता था कि जो चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके ऊपर हैवी टैरिफ लगाया जाए। और इसको देखते हुए कनाडा ने क्या किया, जो चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया ताकि जो चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कनाडा के अंदर ना आ पाए। और इसको देखते हुए चाइना ने भी रिटालिएटरी टैरिफ लगा दिया कैनेडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर। मतलब दोनों को ही लॉस हो रहा था। और इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो कैनेडियन फार्मर्स हैं जो पहले एक्सपोर्ट कर पाते थे चाइना के अंदर, वो नहीं कर पा रहे थे, उनको लॉस हो रहा था। यहाँ पर जो चाइनीज़ मार्केट को एक्सेस मिला हुआ था कनाडा में वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर एक अर्जेंसी हुआ कि डिप्लोमेटिक रिपेयर करना चाहिए। और दैट इज़ वाई ये जो कनाडा चाइना का रिलेशन अभी हुआ है, रीसेट हुआ है, ये इतना मायने रखता है। अब क्वेश्चन ये है कि बीजिंग में जो मार्क कार्ने गए और यहाँ पर डील हुआ, वो डील है क्या एग्जैक्टली? देखो, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला आपको समझना पड़ेगा वो है कनाडा ने कंसेशन दिया है, टैरिफ रिडक्शन किया है, स्पेशली जो चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके ऊपर से 100% टैरिफ जो लगाया गया था वो हटा दिया गया है। अब यहाँ पर यह डील हुई है कि चाइना की लगभग 49,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो हर साल कनाडा के अंदर आ सकेंगी और उसके ऊपर टैरिफ सिर्फ 6% ही लगेगा। और आगे चलकर फेज वाइज मैनर में फर्दर इसको एक्सपेंशन किया जाएगा। मतलब ये अभी लिमिट लगाई गई है कि लगभग 50,000 गाड़ियां ही कनाडा के अंदर आएंगी। हो सकता है इसको बढ़ाकर 70,000, 1 लाख धीरे धीरे किया जाएगा। और इसके अलावा अब क्वेश्चन है कि चाइना ने क्या कंसेशन दिया है। बेसिकली चाइना ने भी जो कैनेडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा रखा था, जैसे कनोला सीड्स हो गया, उसके ऊपर 85% टैरिफ था। तो इसकी वजह से कैनेडियन एक्सपोर्टर्स को काफ़ी लॉस हो रहा था, एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं। और ये घटाकर अब चाइना ने कर दिया है 15%। और इसके अलावा और भी कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, लॉबस्टर, क्रैब्स, पीस, और भी कई सारे जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर बैरियर लगाया हुआ था चाइना ने, वो सब कुछ यहाँ पर हटा दिया है। फिर इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझना है, चाइना का जो ईवी डोमिनेंस है वो आपको दुनिया भर में इस समय देखने को मिलेगा। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है, एक्सपोर्टर बन गया इलेक्ट्रिक व्हीकल का। बीवाईडी तो बहुत तेजी से आगे निकला है। इनफैक्ट नंबर ऑफ सेल्स की बात करें, यूनिट्स की बात करें, जो गाड़ियां, नंबर ऑफ गाड़ियां बिक रही हैं, उसमें बीवाईडी ने रिसेंटली टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑल्दो हम नंबर्स की बात करें, कितनी गाड़ियों के नंबर्स की, क्योंकि बीवाईडी की गाड़ियां सस्ती होती हैं काफ़ी, टेस्ला की महंगी होती, तो वैल्यू टर्म्स में अभी भी टेस्ला आगे है। लेकिन गाड़ियों के नंबर के टर्म्स में आप देखोगे तो बीवाईडी टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया। और चाइनीज़ गाड़ी अगर आप देखो तो वेस्टर्न जो गाड़ियां होती हैं उससे 30 से 40% चीपर है। तो जाहिर सी बात है ना, कनाडा भी तो चाहेगा कि ये जो सस्ती गाड़ियां हैं वो कैनेडियन लोगों को मिले, वो क्यों सिर्फ वेस्टर्न गाड़ियों को खरीदें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो डील हुई है उसमें ब्रॉडर लेवल पर कॉपरेशन किया जाएगा अलग अलग एरियाज़ में, जैसे एनर्जी, फॉरेस्ट्री, कल्चर एंड टूरिज्म, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डायलॉग हो गया, पीपल टू पीपल एक्सचेंज। तो कहीं ना कहीं कनाडा और चाइना आपस के जो रिश्ते हैं उसको सुधार रहे हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर हम कनाडा के पर्सपेक्टिव से
से बात करें तो एडवांटेज और कंसर्न क्या है। देखो, एडवांटेज तो यही है कि अब वो अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, उनको कनाडा को सिर्फ यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स हैं कनाडा के अंदर, उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ जा रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में कनाडा। लेकिन हाँ, कुछ खतरा भी है। एक तो जो कनाडा के डोमेस्टिक ऑडियंस हैं, जैसे डोमेस्टिक ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेबर यूनियंस हैं, वो बैकलैश करेंगे, वो कहेंगे कि उनको नुकसान होने वाला है। कई सारे कंसर्न है कि जो सस्ती चाइनीज़ गाड़ियां हैं वो कनाडा में आएंगी, नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है। तो ये कुछ कंसर्न है, लेकिन काफ़ी सारे एडवांटेज भी हैं, जैसा मैंने आपको बताया। फिर चाइना के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है चाइना के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, कनाडा सिर्फ एक देश नहीं, आप समझिए यूएस का सबसे क्लोजेस्ट अलाई है। तो चाइना ने ये प्रूफ करके दिखाया है कि देखो, भले ही आप कितना भी क्लोज हो, अल्टीमेटली आपको प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, अपने इकोनॉमी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो चाइना ने अपनी एबिलिटी दिखाया है कि देखो, हम वेस्टर्न प्रेशर कितना भी हो, हम फिर भी किसी भी वेस्टर्न कंट्री के साथ अपनी पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ इशारा किया है चाइना ने, और इसकी वजह से चाइना का जो ट्रेड पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत होगा यहाँ पर। अच्छा, अब यूएस क्यों अनहैप्पी है, नाखुश है? ट्रंप क्यों यहाँ पर गुस्से में है? बेसिकली यूएस को डर यह है कि अब कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री मिल रही है चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि अगर नॉर्थ अमेरिका में चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, मतलब वो कनाडा से पास होकर अमेरिका भी आएंगी फिर तो। इसके अलावा यूएस बेस्ड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अंडरमाइन होंगे, मतलब जो टेस्ला वगैरह है उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। फिर इसके अलावा जो कलेक्टिव प्रेशर अभी तक डाला हुआ था चाइना के ऊपर, वो अब काफ़ी हद तक इरोड हो जाएगा। इसके अलावा वॉशिंगटन, मतलब अमेरिका जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को सिर्फ गाड़ी की तरह नहीं देखता, वो स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी की तरह देखता है, फ्यूचर इंडस्ट्रियल लीडरशिप की तरह देखता है। यूएस ये कहता है कि चाइना डेटा कलेक्शन करता है अपने स्मार्ट प्लेटफॉर्म से गाड़ियों के थ्रू। तो यूएस बिल्कुल भी इससे खुश नहीं होगा। ट्रम्प तो आग बबूला हो रहे होंगे, चाहे जो भी कहो, लेकिन यहां पर एक चीज आपको समझना है, एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। मतलब ब्लॉक पॉलिटिक्स में अब आपको ब्रेक देखने को मिलेगा। कनाडा का ये जो डिसीजन है उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे जो मिडिल पावर्स हैं, मतलब कनाडा एक मिडिल पावर के अंदर में आता है कि बहुत ज़्यादा एकदम सबसे नंबर 1 पर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, मिडिल पावर्स में आता है। तो यहाँ पर जो मिडिल पावर वाले कंट्रीज़ हैं वो अपना जो रिजिड ब्लॉक अलाइनमेंट है उसको रीअसेस कर रहे हैं कि हमें यूएस के साथ खड़ा रहना है कि फिर हमें प्रैग्मेटिक भी होना है। जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं वो हिट कर रही हैं अब कंट्रीज़ को, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा शिफ्ट है डी रिस्किंग से सेलेक्टिव एंगेजमेंट पर। मतलब अब कनाडा चूज कर रहा है कि उसको किसके साथ एंगेज करना है, वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। एंड दैट इज़ वाई भारत के लिए भी बहुत बड़ा ये लेसन है, कहीं ना कहीं हमारे लिए लेसन है कि क्योंकि हम डायलेमा फेस कर रहे हैं ना, हमें भी तो अफोर्डेबिलिटी चाहिए, सेल्फ रिलायंस भी चाहिए। चाइनीज़ डोमिनेंस बैटरीज में, ईवी कंपोनेंट्स में देखने को मिलेगी भारत के अंदर भी। तो यहाँ पर भारत का भी पॉलिसी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ऑलरेडी ये हो रहा है, आप देख रहे होगे पिछले कुछ समय से भारत भी सॉफ्ट हो रहा है चाइना की तरफ। यहाँ पर पहले पिछले कुछ वर्षों से, जब से गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था, हमने काफ़ी स्ट्रिक्टली इम्पोज किया हुआ था चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को, उनके बिजनेसेस को। लेकिन अब वहाँ पर हम काफ़ी सॉफ्ट होते जा रहे हैं। हमें भी समझ में आ रहा है कि देखो, हमें मेक इन इंडिया तो करना है, लेकिन उसके लिए जो सस्ती चीज़ें हैं जो चाइना से आ रही हैं वो भी अलाउ करनी पड़ेंगी, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज ग्रो कैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट आई होप कि ये जो खबर आई है कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर जो कनाडा ने डील स्ट्राइक किया है उसके पीछे का क्या कारण है, सब कुछ आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कैनेडियन शील्ड के बारे में? 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फ़ोन नंबर दिया अगर आप कोई भी डाउट हो बैच से रिलेटेड, चाहे आपको प्रतिज्ञा बैच 2027 का लेना हो, 2028 का, या फिर 2026 में अगर आप प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी अवेल कर सकते हैं। जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा
टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।